फौजी भी कमाल के होते हैं, फौजी भी कमाल के होते हैं। जेब के छोटे से बटुए में परिवार और दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और ऐसे फौजियों के जज्बे, पराक्रम, शौर्य, निडरता और निर्भीकता की कहानी हम कह रहे हैं दिल से कारगिल पे। यस, सेंट्रल टाउन एंड माय फैम प्रेजेंट्स दिल से कारगिल इन एसोसिएशन विद सुंदर ज्वेलर्स एंड मैं आपके साथ आरजे मीनाक्षी। और आज जो मेरे साथ हैं उनके बारे में क्या कहूँ, यही कहूँगी कि कुछ लोग जो होते हैं वो वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त को ही बदल के रख देते हैं। और ऐसे ही शख्स आज मेरे साथ, इन्होंने वक्त को बदला 22 साल पहले, भारत के वक्त को बदला। और सबसे बड़ी बात, मैं बात कर रही हूं भारत के 19वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यस, PVSM एंड AVSM मेडल। और सबसे बड़ी बात, इससे सम्मानित तो है लेकिन पूरे भारत का गौरव ये शख्स मेरे साथ। और आज मुझे लगता है कि मेरी रेडियो हिस्ट्री में सबसे बड़ा खुशकिस्मती का मेरे लिए दिन है कि आज मैं इनके साथ बैठी हूँ, मैं इनसे रूबरू हूँ। मेरे साथ हैं जनरल VP मलिक, जिन्होंने कारगिल वॉर में हमें विक्ट्री दिलाई थी। सर, आपका बर्थडे वाला स्वागत, बर्थडे वाला वेलकम। थैंक यू मीनाक्षी, नमस्कार। इट इज़ सच अ प्लेजर सर, मैं शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकती। आप एक हीरो, मतलब मैं एक पिक्चर में अगर याद करती हूँ कारगिल वॉर में, ऑफ कोर्स बहुत सारे हीरोज थे, लेकिन एक जिसने लीड किया दैट इज़ यू। और आज मैं उनके साथ ये स्पेस शेयर कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट इन माय रेडियो करियर सर। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। और आप मुझे ये श्रेय दे रही हैं, पर मैं समझता हूँ कि ये श्रेय पूरी इंडियन आर्मी को जाना चाहिए, और ख़ासकर उन जवानों को और उन अफसरों को जो कारगिल की लड़ाई में आगे बढ़कर जिन्होंने लड़ाई की। तो ये जो आप कह रही हैं, मैं समझता हूँ कि श्रेय उनको जाना चाहिए। That's very kind of you and very humble of you, sir. But I understand where you, because आपने देखा है किस तरह से वो सारा हुआ है, आपने उसको लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट सर। लेकिन अगर हम बात करें आपकी शुरुआत की, जनरल VP मलिक, बहुत बड़ा नाम, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, लाइक द कैप्टन, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? आप आर्मी में किस तरह से आए, और क्या आपको कभी पता था कि आप इस तरह से कप्तान ऑफ द शिप बन सकते हैं? देखो, आर्मी ज्वाइन करने का जो सपना था या ड्रीम था अपना, वो तो मेरे स्कूल डेज़ का था। और जब मैं स्कूल में था तो उस वक़्त हम लोग जब भी किसी आर्मी ऑफिसर को देखते थे तो उसकी स्मार्टनेस, उसकी यूनिफॉर्म से बड़े इम्प्रेस होते थे। और साथ में हमको ये भी मालूम था कि आर्मी की जो लाइफस्टाइल है वो कुछ अलग सा है, वो हमको पसंद था, हम लोगों को, ख़ासकर मुझे। और आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स होती हैं, एडवेंचर का बहुत मौका मिलता है, ये सारी चीज़ें मालूम थी। और एक और बड़ी बात थी कि उस समय ख़ासकर आर्मी ऑफिसर्स की बहुत इज्जत होती थी। दैट वाज अनदर फैक्टर। हाँ, यू नो, उसका जो वो फैक्टर भी काफ़ी, तो इसलिए स्कूल में था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। स्कूल में डिसाइड कर लिया था? हाँ। ओह अच्छा, हो, मतलब यू वेंट दैट यंग सर, और तब से दिमाग में आपके स्कूल में ही आ गया था कि आपने जाना है आर्मी में। बट कभी ऐसा सोचा था, मन में सोचते थे कि कहाँ तक पहुँचना है, या नहीं बस ये था कि नहीं, चीफ बनने का तो कभी भी सोचा नहीं था, और मेरे ख्याल में कोई भी नहीं सोचता था उन दिनों में। हम लोगों की जो ज़्यादा तमन्ना होती थी कि बटालियन कमांड करनी है एज ए कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, यू नो, दैट वाज द ड्रीम के 750-80 आदमी, 700 या 800 आदमी कमांड करेंगे। सो दैट वाज द ड्रीम। बट यू नो, द आर्मी गिव्स यू ए चांस, यू कीप ऑन passing examination, you keep on doing your work, and I would say till the last moment, आर्मी कमांडर बनने से पहले भी मालूम नहीं होता किसी को कि मैं चीफ बन जाऊंगा। So I'm one of the lucky ones. And we are the lucky ones to have you. And we are so lucky कि आप उस समय थे जब बहुत important, मैं कहूँगी, इंडिया के लिए एक मोड़ था, और उस मोड़ पे आपने इंडिया को लीड किया। कारगिल वॉर की अगर हम बात करें सर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप स्ट्रैटेजी बता पाएँ कम शब्दों में, लेकिन फिर भी बिकॉज आपने वो स्ट्रैटेजी बार बार बदली होगी, जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस होंगे उस हिसाब से बदली होगी, लेकिन जब आपने हमारी सेना को लीड किया कारगिल वॉर में,
तो आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है? जी देखो, कारगिल वॉर के समय हम लोगों को काफ़ी एक सरप्राइज़ मिला पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर 2-3 महीने पहले एक लाहौर एग्रीमेंट साइन करके आए थे कि उन्होंने बोला था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, जितने भी अपने मुद्दे हैं उनको हम पीस टॉक से रिजॉल्व करेंगे। और सो इट केम एज ए बिग सरप्राइज एंड देयर वर अदर चैलेंजेस आल्सो, इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं था, सर्विलेंस के। सो वी वर सरप्राइज्ड एंड वी हैड टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन विच हम जो हमारे सामने आई, तो उसको रिएक्ट करना था। तो उस वक़्त हमने सोचा यही कि जब तक हम पाकिस्तान के ऊपर उनकी जो दिमागी फ़ौज की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको डिसरप्ट नहीं करते, तो उनका ध्यान कहीं और नहीं लेके जाते, तो कारगिल के ऊपर विजय पाना या अपनी जो पीक्स थी उनको कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने तीनों चीफ ने मिलकर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, हम इकट्ठे थे और हमने स्ट्रेटजी बनाई कि पाकिस्तान के ऊपर पूरे बॉर्डर के ऊपर हम प्रेशर डालें, समुद्र में भी, ज़मीन के ऊपर भी, एयर में भी। और वो जो प्रेशर था तो उसकी वजह से वो लोग कारगिल में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और फिर उन्होंने हमारी डिटर्मिनेशन भी देखी और जो हम जिस तरीके से हमने एग्रेशन दिखाई, तो उसका कारगिल में फिर वो आगे कुछ नहीं कर पाए। सर, दिल से कारगिल पे बात हो रही है तो दिल से ही बात होगी। वैसे तो हर एक सैनिक की अगर हम बात करें तो कारगिल की लड़ाई में, चाहे वो सैनिक हो या फिर कोई लीडर हो, हर किसी का योगदान इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या कोई ऐसा इवेंट है जनरल मलिक जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी, जिसने एक गेम चेंजर की तरह एक्ट किया पूरे इस कारगिल वॉर में? जी हाँ, जब हमने पहला एक ऑब्जेक्टिव कैप्चर किया तोलोलिंग का, तो उस वक़्त लड़ाई काफ़ी दिन तक लिटरली हैंड टू हैंड फाइट चलती रही एक दूसरे के, और हमारे जवान पत्थरों के पीछे, उनके जवान अपने पत्थरों के पीछे। तो वो 5-7 दिन जो लड़ाई लड़ी वो गेम चेंजर बन गई जब हमने वो कैप्चर किया। उसके बीच में हमारे 3 ऑफिसर भी शहीद हुए, कुछ जेसीओस भी शहीद हुए, लेकिन जो बहादुरी उन्होंने दिखाई पल्टन ने, सेकंड राजरीफ ने खासकर, तो वो देख के मुझे लगा खुद को कि अब हम उनके ऊपर जो अपना ऑब्जेक्टिव है, हम पूरा ऑब्जेक्टिव जो एम है पूरी लड़ाई का, वो हम कर पाएंगे। सो गेम चेंजर पहला तो वो था तोलोलिंग। और दूसरा गेम चेंजर बना जब हमने टाइगर हिल कैप्चर किया। तो उस वक्त टाइगर हिल की शक्ल को देख के, वहाँ पहाड़ को देख के लोग समझते थे कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, अनकॉन्करेबल। तो जब उसके ऊपर हमने कैप्चर किया 4 जुलाई सवेरे, तो वो भी एक मेजर चेंज हो चुका, मेजर आई वुड से गेम चेंजर हुआ, क्योंकि उसके बाद में पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि हम अभी ये थोड़े दिनों में और लड़ाई चलेगी और हमारी जीत होगी। हमारी जीत का जो है वो पूरी दुनिया में ये पता चल गया कि ये होगी। सर, एक और चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, कितने सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे इस कारगिल वॉर में, और अगर मैं कहूँ हर एक इंसिडेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला है, लेकिन एक इंसिडेंट जो आप आज एज जनरल मलिक आंख बंद करके आज भी याद करें और आपके रोंगटे खड़े कर दे कि ये कैसे हुआ, ये हुआ और फिर भी वी सस्टेन्ड, वो क्या है सर? सबसे पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई तो मैं बाहर था, आई वॉज आउट ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो व्हेन आई केम बैक, और फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर लोगों की ब्रीफिंग के लिए गया। मैं कारगिल तो नहीं जा पाया, पर बाकी कमांडर्स की ब्रीफिंग उधमपुर में और श्रीनगर में ली। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये जो हम बता रहे हैं या इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि ये मुजाहिदीन हैं, जिहादीज़ हैं, ये नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से वो उनको आर्टिलरी सपोर्ट मिल रही है, तो ये कुछ गड़बड़ है इसके बीच में। चाहे उनके आगे वाले जो ट्रुप्स थे पाकिस्तान आर्मी के, वो सलवार कमीज़, काली सलवार कमीज़ मुजाहिदीन की मिलिटेंट की तरह, पर वो मिलिटेंट नहीं थे। तो उसी के ऊपर कुछ हमारी बहस भी हुई कैबिनेट के अंदर। मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं कोई भी इनमें से मिलिटेंट लगा, तो वो बात बाद में सच भी हुई कि उनमें से कोई मिलिटेंट नहीं था, ये सारे पाकिस्तानी फ़ौजी थे। तो उस चीज़ को देखने के बाद में जब मुझे यकीन हो गया, तो हमने पूरा अपना ऑपरेशनल प्लानिंग वगैरह फिर बदल दी और एक्स्ट्रा ट्रुप्स ले आए, बाकी जो चीज़ें थी। तो आई वुड से दैट फर्स्ट when that realization the के breakthrough was कि ये that realization के ये मुजाहिदीन नहीं है, क्योंकि जो हमारे rules of engagement होते हैं मुजाहिदीन के लिए अलग होते हैं। उनमें से अपने भी जवान, अपने भी भारतवासी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी we then saw it as an enemy, so we reacted like that. Just lovely sir. सर आपने क्लोजेस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे आप कारगिल, ऑफ कोर्स आप पल पल की खबर आपको थी, लेकिन ये जो जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, जब फाइनली जो अंदर इंट्रूडर्स आए थे वो वापस चले गए और खदेड़ दिए एक तरह से, तो हाउ डू यू लुक बैक, डू यू सी कि आप कारगिल वॉर को कैसे देखते हैं एज जनरल मलिक? आपके मन में क्या आता है? एक अंदर से एक जनरल का थॉट क्या, और एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आपका क्या थॉट है? हाउ डू यू लुक बैक एट द वॉर? पहले तो मैं आपको मीनाक्षी कहना चाहता हूँ कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो उस वक़्त जब मैं जाता था कारगिल जवानों से मिलने के लिए, सैनिक सम्मेलन लेता था जगह जगह के ऊपर, तो उस वक़्त सिर्फ मैं ये उनको बोलता था कि ये लड़ाई पाकिस्तान आर्मी ने शुरू किया है, पहली गोली उन्होंने चलाई है, और ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हम करेंगे और आखिरी गोली हम चलाएंगे, और उसके बाद में जो हम करना चाहते हैं वही होगा। सो दैट वाज समथिंग, ए मैसेज दैट आई गेव टू एवरीवन, एंड पीपल वर यू नो, जो जवान वगैरह है सबको पता था कि चीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड द वॉर। पर जब वो ख़त्म होने की बात आई तो नेचुरली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है दिल में कि अब कामयाब हो रहे हैं हम लोग, लेकिन वो अचानक मौका नहीं होता है, और फिर भी आपको सतर्क रहना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने हम लोगों को, तीनों चीफ्स को बधाई दी, वाजपेयी जी, उन्होंने बोला कि कन्वे माई कंग्रेचुलेशन टू ऑल द ट्रुप्स, वो भी उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद में भी 2-3 जगह ऐसी थी जब जो उन्होंने वैकेट नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। तो 22 या 23 जुलाई को आई रिमेंबर मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि सर मैं नहीं बोल सकता कि जो आपने काम दिया था वो हमारे से हो गया है, हमने कर लिया है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्यों, मैंने कहा 1-2 जगह के ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं। तो मेरे से प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि फिर क्या करोगे, तो मैंने उनको बोला कि उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने इजाज़त दी, तो वो हमने अटैक किया, उसके बीच में उनके काफ़ी लोग मरे भी, लेकिन वो जब वैकेट करा ली लाइन ऑफ कंट्रोल तक, हमने पूरा अपना जो भी थी अपनी लैंड कैप्चर कर ली। तो फिर उसके बाद में हमने 26 जुलाई को ये अनाउंस किया कि जो काम गवर्नमेंट ने हमको दिया था आर्म फोर्सेस को, वो हमने अचीव कर लिया है।